जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो उसका आज दिन का प्रश्न सोसाइटी जीएस पेपर 1 के सोसाइटी के हिस्से से है। हाल के समय में विवाह नामक संस्था में परिवर्तनों के बावजूद इसमें निरंतरता के तत्व बने हुए हैं, भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए। इंग्लिश में है, डिस्पाइट द चेंजेस इन द इंस्टीट्यूशंस कॉल्ड मैरिज इन रिसेंट टाइम्स, एलिमेंट्स ऑफ कंटिन्यूटी रिमेन्स इन इट, डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। बेसिकली आपने सुना होगा आजकल लिव इन, है ना, LGBTQ, ये सब विवाह के संस्था में अलग अलग परिवर्तन हो रहे हैं भारत में। पहले विवाह का उद्देश्य परिवार बढ़ाना था, अब आर्थिक सामाजिक नए नए उद्देश्य चेंज हो रहे हैं। उसी आधार पे आपको इसका आंसर लिखना है कि कैसे संस्था में कुछ परिवर्तन हुए हैं और कैसे कुछ कुछ निरंतरता के तत्व बने हुए हैं। इसका आंसर लिखिए। हाल के समय में विवाह नामक संस्था में परिवर्तनों के बावजूद इसमें निरंतरता के तत्व बने हुए हैं, भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए। डिस्पाइट चेंजेस इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज in recent times, there have been elements of continuity as well. Discuss in the context of India. देखिए, ये सोसाइटी का प्रश्न है जीएस पेपर 1 के। देखिए, जीएस पेपर 1 के दोस्तों जो सोसाइटी का प्रश्न है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मैं पहले एक दो कॉन्सेप्ट्स की चर्चा कर देता हूं और आप कोशिश करें कि वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको हमेशा यूज करना है। तो आप सबसे पहली जो बात है, जिसको कॉन्सेप्ट्स को हम एक्सपर्ट टिप्स के माध्यम से समझते हैं, कि आपको सिलेबस को हमेशा ध्यान में रखना है। सिलेबस आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। जैसे अगर आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस, अब तो दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम हो गया है। अगर आप देखेंगे तो बोला गया है भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव। ठीक है, क्या बोला गया है? वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट। ठीक है, ये बोला गया है एक सिलेबस में सीधे। ठीक है, इसके अलावा सिलेबस में विभिन्न जो सामाजिक, जो आप कह सकते हैं, एक जो सिलेबस का एक और महत्वपूर्ण भाग है कि भारतीय समाज की विशेषता, या फिर आप इंग्लिश में अगर कहें तो सैलिएंट फीचर ऑफ, ठीक है, सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये दो चीज सिलेबस के मुख्य हिस्से हैं। और समाज से संबंधित जितने प्रश्न आएंगे, आपको बेसिकली क्या करना है, इन्हीं दोनों बिंदुओं पर आपको सोचना है। समाज के जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, ये बात आपको दिमाग में अवश्य रखनी चाहिए। अभी हम देखेंगे इस प्रश्न में कैसे करते हैं। तो देखिए, दो चीजें आपको समझनी होगी। पहली बात तो सिलेबस को ध्यान में रखना है। दूसरी बात, जब भी प्रभाव आएगा आप कोशिश करें ग्लोबलाइजेशन, इसके अलावा जो अर्बनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं शहरीकरण, ठीक है, इसके अलावा जो आधुनिकीकरण है, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन, इन तीनों चीज का इफेक्ट आपको हर प्रश्न में सोचना है। हर प्रश्न में कहीं ना कहीं इन चीजों का इफेक्ट पड़ रहा होगा। अगर प्रश्न आता है महिलाओं संबंधित अपराध बढ़ रहे हैं, तो ध्यान में दें, ऐसे यही तीनों चीज का इफेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं, उसको आप जोड़ें। अगर प्रश्न आता है कि भारतीय समाज, सीधे सीधे पूछ दे, जो सिलेबस का हिस्सा है, कि भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव की चर्चा करें, अगर सीधे सीधे ऐसा प्रश्न आता है तो आपको क्या समझना है? तो सीधे सीधे ये बात हो गई। अब आपको ये समझना है दूसरे, जो मैंने बोला कि वैश्वीकरण के प्रभाव, ठीक है, जिसको हम इससे क्वेश्चन से लिंक करेंगे। तो मान लीजिए अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है कि सीधे सीधे पूछे कि वैश्वीकरण का प्रभाव, तो आपको यह समझना है कि भारतीय समाज में जो भी वैश्वीकरण संबंधित जो परिघटना हुई थी, उसने बेसिकली तीन चीजें इफेक्ट की है। पहली बात आप ये समझिए, एक तो हमने वैश्वीकरण से क्या किया है? पाश्चात्यकरण किया है। ठीक है, देखिएगा, मतलब हमने पूरी तरह से इसको आप कह सकते हैं सांस्कृतिक समांगीकरण कर दिया है। मतलब जो यूएसए या वेस्टर्न कंट्रीज में जो चीजें अपनाई जा रही हैं, हमने बिल्कुल बिल्कुल वही अपना लिया। फॉर एग्जांपल जींस पहनना, पब कल्चर, ये चीजें हमने सीधे सीधे वहां से उठा लिया, यानी पाश्चात्यकरण कर लिया। इसको हम बोल सकते हैं संस्कृति का समांगीकरण। बिल्कुल वही हो गई हमारी संस्कृति। ठीक है, भारतीय समाज में दूसरी चीज क्या हुई? एक, हमने अपनी पारंपरिकता बचाए रखी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे अभी भी जाति प्रथा कुछ चलती है। अभी भी आप देखेंगे कि जो भारतीय समाज की परंपरा है, पितृसत्तात्मकता, अभी भी बची हुई है। ठीक है, एक जो तीसरी चीज है वो है मिश्रण। ठीक है, वो क्या है? इन दोनों चीज के बीच में कहीं आता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है मैकडोनल्डाइजेशन। ठीक है, जो भारत में मैकडोनल्ड है, अगर आप देखेंगे मैकडोनल्ड को, तो मैकडोनल्ड भारत में हैम बर्गर, यानी जो बीफ का बर्गर होता है वो नहीं बेचता है। भारत में ये चीज बर्गर बेचता है और पनीर बर्गर अधिकतर बेचता है। तो आप इस बात को समझें कि तीन चीजें वैश्वीकरण ने बेसिकली हमें प्रभाव डाली है। एक तो पाश्चात्यकरण किया है संस्कृति का, पूरी तरह से जो हमारी जो संस्कृति है बिल्कुल पाश्चात्यकरण प्रभाव में पड़ गई। एक जो हमने अपनी पारंपरिकता बचाए रखी, और
तीसरी जो कि हमने मिश्रित कर दी, कुछ उनका ले लिया, कुछ अपना दे दिया। ठीक है, ये बात आपको दूसरी समझनी है। जो तीसरी बात मैं समझाना चाहता हूं वो ये है, एक कॉन्सेप्ट होता है सांस्कृतिक कोर का कॉन्सेप्ट। अभी मैं बता लेता हूं क्योंकि वो चीजें अभी हम इस लेक्चर में बेसिकली हमारा वो चीजें काम की आएंगी। एक होता है कोर का कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक होता है संस्कृति। ठीक है, ये है संस्कृति का बाह्य संस्कृति। आप चाहे तो इस डायग्राम को भी बना सकते हैं एग्जाम में, अगर आपके पास समय है, और अगर यही प्रश्न 250 शब्दों में पूछे तो आप अवश्य इसको बनाएं। तो देखिए, बाह्य चीजों में संस्कृति के बहुत चीज सी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाह्य चीजों में जाति प्रथा, ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हैं जो आर्थिक गतिविधियां हैं बाह्य चीजों में संस्कृति के, इसके अलावा कुछ परंपराएं हैं जैसे पहनावा, खान पान, ये क्या है, बाह्य है। ठीक है, खान पान। कुछ है आंतरिक, संस्कृति का कुछ आंतरिक हिस्सा भी है। जैसे संस्कृति का आंतरिक हिस्सा क्या है, पितृसत्तात्मकता। अगर आप सीधे इसको देखें, पितृसत्तात्मकता ये क्या है, भारतीय संस्कृति का कोर है। अच्छा, अब जिस भी चीज का इफेक्ट पड़ता है, मान लीजिए किसी भी चीज, कोई बाहर से शक्ति जो क्षेत्र है इस पे अगर आक्रमण कर रही है, जिसको मैं नाम दे देता हूं वैश्वीकरण, पाश्चात्यकरण और आधुनिकीकरण, शहरीकरण, मैं ये ढेर सारे जो हमलावर हैं इनको बोल दे रहा हूं, ये आक्रमण कर रहे हैं संस्कृति पे। तो ध्यान दीजिएगा, जो बाहरी चीज होती है, बाह्य, ठीक है, जो बाह्य होता है वो बहुत आसानी से अपने आप को चेंज कर लेता है। ठीक है, वो बिल्कुल आसानी से अपने आप को चेंज कर लेता है, जल्दी परिवर्तन कर पाता है, अधिक रिटेलिएशन का सामना उसको नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो संस्कृति का आंतरिक हिस्सा होगा, जिसको हम बोलते हैं कोर, जैसे कि पितृसत्तात्मकता, अगर कोई बाहरी शक्ति इस पे चोट लगा रही है, इस पे हमला कर रही है, तो इसको बहुत ज्यादा रिटेलिएशन का सामना करना पड़ता है। और वो आप देख सकते हैं, हॉनर किलिंग हुई। ठीक है, अब जो भी चीजें देखें, आप देखेंगे अगर जो जाति का संगठन बन रहा है वर्तमान भारत में, ये चीजें जो भी हो रही हैं, सांस्कृतिक कोर पे अगर आप अटैक करेंगे तो रिटेलिएशन बहुत होता है। आप देखेंगे अलग अलग समूह आते हैं, जैसे हिंदू रक्षा दल, फिर इसी तरह से जो इस्लामी कुछ समूह हैं, अलग अलग तरीके जो समूह आते हैं, वो इन चीजों पर बचाव करने की कोशिश करते हैं। तो भारतीय समाज को आप शॉर्टकट में इससे समझ लेते हैं। अब हम आंसर देखते हैं, दृष्टिकोण देखते हैं, कैसे हमें सॉल्व करना है प्रश्न। तो देखिए, प्रश्न पढ़िए। ठीक है, और एक बात की आपको रियल लाइफ का एग्जांपल देना है, अभी हम इसको भी देखेंगे, और भविष्य को बताता हो ऐसा निष्कर्ष लिखना है। मैंने सांस्कृतिक कोर का कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर दिया है। देखिए, भूमिका दो तरीके से आप लिख सकते हैं यहां पर, क्योंकि पूछा है विवाह नामक संस्था में परिवर्तनों के बावजूद निरंतरता के तत्व बने हुए हैं। भारतीय संदर्भ में चर्चा करनी है आपको। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप या तो एक इंट्रोडक्शन का एक तरीका आप बता दें कि विवाह क्या है। ठीक है, विवाह संस्था क्या है, इसको बता सकते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, आप बैकग्राउंड दे सकते हैं कि विवाह संस्था में परिवर्तन क्यों हो रहे हैं। ठीक है, आप इस तरह का निष्कर्ष लिख सकते हैं, सॉरी, इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं। ठीक, मुख्य भाग में क्या आएगा, विवाह संस्था में परिवर्तन के तत्व, क्योंकि सीधे पूछा है, क्या पूछा है, परिवर्तनों के बावजूद निरंतरता के तत्व बने हुए हैं, तो आपने कुछ बता दिए जो परिवर्तन के तत्व। पार्ट बी, आपने कुछ बता दिए जो कि निरंतरता के तत्व बने हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो होगा, आप कह सकते हैं आंसर होगा बिल्कुल उचित, है ना। अब हम देखते हैं बेसिकली निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या होना चाहिए, तो निष्कर्ष आप क्या बता सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है, जो परिवर्तन हो रहे हैं वो भविष्य में क्या बन सकते हैं, क्या और हो सकता है, या कैसे परिवर्तन दिख सकते हैं। या फिर दूसरा निष्कर्ष, आप सांस्कृतिक कोर के कॉन्सेप्ट को बता सकते हैं कि जो परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं वो बेसिकली सांस्कृतिक बाह्य जो है, ठीक है, जो आउटर कल्चर है उसमें परिवर्तन दिखता है, जबकि सांस्कृतिक कोर में अत्यधिक हमें परिवर्तन नहीं दिखा है। इस तरह का भी आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं सीधे उत्तर कैसे लिखना है। मैंने इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड से दिया है, आप चाहें तो विवाह संस्था की 20 शब्दों की परिभाषा याद करें जो मैं पहले बोला हूं। विवाह संस्था की डिफिनीशन क्या होगी, दो या दो से अधिक लोग, ठीक है, एक स्थिर संघ में बन जाएं, ठीक है, कानूनी रूप से स्थिर संघ में बंध जाएं, इसको बोलते हैं विवाह संस्था। आप इस तरह की कोई भी डिफिनीशन बना सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं बेसिकली मैंने क्या उत्तर लिखा। वर्तमान भारतीय समाज वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण, आप चाहें तो यहां पे शहरीकरण और जोड़ दें, आदि कारणों से एक संक्रमण यानी ट्रांजिशन फेज में गुजर रहा है, संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। इन कारणों ने समाज की विभिन्न व्यवस्थाओं, उदाहरण के तौर पे जाति प्रथा, पितृसत्तात्मकता आदि के साथ साथ
विवाह नामक संस्था पर भी प्रभाव डाला है। तो मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि विवाह नामक संस्था पर प्रभाव क्यों हो रहा है, क्योंकि भारतीय समाज पर सिलेबस मैंने सीधे देखिए कनेक्ट किया यहाँ पर, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण और जो आप कह सकते हैं शहरीकरण का प्रभाव पड़ रहा है। मैंने इस तरह से बता दिया, ठीक है। अब मैंने बताया जो पहला पॉइंट था मुख्य भाग का ए, परिवर्तनशीलता के क्या तत्व हैं। देखिए सीधे सीधे आपको बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने हाल में एक निर्णय में बोला था कि लिव इन रिलेशनशिप जो वर्तमान में चल रही है उसको भी वह विवाह का दर्जा दे रहा है। विवाह के समान ही जो महिला लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, अपने पुरुष के ऊपर उसके संपत्ति पर उसका अधिकार होगा, ठीक है। तो ये बात समझिए, भरण पोषण का उसको भी अधिकार मिलेगा। तो लिव इन रिलेशनशिप नया परिवर्तनशीलता आपको दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विवाह समान अधिकार दिया गया इसको, तथा एलजीबीटी जैसी नई व्यवस्थाएं भारतीय समाज में दिखी हैं। लेस्बियन, गे, ठीक है, और क्या बोलते हैं ट्रांसजेंडर, और बी से बायो, मुझे अभी बाइसेक्सुअल, ठीक है। तो लेस्बियन, गे, बायोसेक्सुअल और जो ट्रांसजेंडर है, ये जैसी नई व्यवस्थाएं भी समाज में दिखने को मिलती हैं। तो आप ये बता देंगे। और आपने देखा होगा कि इंद्रधनुष करके एक आंदोलन चल रहा था, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, रेनबो आंदोलन जिसको बोला जाता है। दूसरी बात, विवाह पारंपरिक धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति के बजाय अब आर्थिक, मनोवैज्ञानिक आदि प्रसन्नता प्राप्त करने हेतु हो रहा है। देखिए पहले क्या होता था, बेसिकली पारंपरिक समाज, भारतीय पारंपरिक समाज में क्या होता था, जो विवाह है वो धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति थी। कि माना जाता था कि बचपन में जनेऊ होना है, फिर जब युवा होगा तो उसका विवाह होना है, फिर संन्यास, वो जो 4 गृहस्थ जीवन, गृहस्थ आश्रम, जो 4 आश्रमों की, वर्णाश्रमों की बात की गई है, तो पारंपरिक रूप से विवाह एक धार्मिक कर्तव्य भी था। लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे तो ये आर्थिक और मनोवैज्ञानिक भी बन गया है। उसका मैंने एग्जांपल दिया कि वर्तमान में आप देखेंगे कि प्रेम विवाह बहुत ही चल रहा है, ठीक है। प्रेम विवाह काफी जोरों पे है। आपने देखा होगा जो वर्तमान में यूपीएससी के टॉपर हैं, 1-2 सालों से आप लोग देख रहे होंगे, तो वो लोग भी इसी तरह की चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, बेसिकली प्रोत्साहित कर रहे हैं। तीसरी चीज, शिक्षा एवं शहरीकरण के कारण विवाह का लक्ष्य, तो मैंने तीसरी चीज बताई। देखिए दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी कि धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति के बजाय अब आर्थिक और मनोवैज्ञानिक प्रसन्नता प्राप्त करने हेतु हो रहा है। तीसरी बात मैंने बता दी कि विवाह का लक्ष्य भी चेंज हो गया है, ठीक है। पहले विवाह का लक्ष्य क्या था, वंश वृद्धि था, अब हो गया है स्वतः पूर्ति। इसको मैंने कैसे एक्सप्लेन किया, देखिए शिक्षा एवं शहरीकरण के कारण विवाह का लक्ष्य वंश वृद्धि के बजाय छोटा परिवार, सुखी परिवार, स्वतः पूर्ति हो गया। मैंने बस ब्रैकेट में इसको समझा दिया उदाहरण के तौर पर। अब क्या, अब जो भारतीय समाज के जो शहर में रहने वाली जो युवा जनसंख्या है वो बेसिकली क्या कह रही है, अब छोटा परिवार, सुखी परिवार, हम दो हमारे दो के कॉन्सेप्ट पे अब आगे बढ़ रही है, ठीक है। हम दो हमारे 4, 5, 10 ऐसा अब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे भारतीय समाज में कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले ये देखा जाता था कि जब तक एक लड़का न हो तब तक पिता का वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो वंश वृद्धि विवाह का उद्देश्य था पहले कम से कम। अब क्या हो रहा है, अब वंश वृद्धि नहीं है, अब केवल आपको यह देखा जा रहा है कि भाई अपने पास जितनी औकात है खिलाने पिलाने के बच्चों को उतने ही बच्चे रखें, ठीक है। तो ये जो तीसरी चीज उन्होंने बता दी, यानी विवाह का लक्ष्य परिवर्तित हो गया। चौथा, विवाह की आयु में वृद्धि और तलाक आदि कानूनी स्थिति में सुधार हुआ है। यहां पे वृद्धि नहीं, आप इसको कह सकते हैं सुधार, ठीक है। इसको सुधार कर दें, सुधार हुआ है, ठीक है। बेसिकली आप देखेंगे कि 1980 के दशक के बाद भारत में जब से जैसे विवाह, जो बाल विवाह आदि कानून आए, उन कानूनों ने क्या किया, इस स्थिति में सुधार किया, और समय के साथ जो हमारी औसत विवाह आयु है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो ये बात हुई। तो मैंने बताया कि ये परिवर्तनशीलता के तत्व, देखिए पहला पॉइंट क्या था कि परिवर्तनशीलता के बावजूद, यानी परिवर्तनों के बावजूद निरंतरता के तत्व बने हुए हैं। तो मैंने परिवर्तनशीलता के तत्व डिस्कशन कर दिए हैं। अब मैं डिस्कस कर दूंगा निरंतरता के तत्व। कौन कौन से निरंतरता के तत्व हैं, तो अब उसको देखें। जिसको मैंने पारंपरिकता के तत्व यहां पे लिख दिया है, इसको आप निरंतरता कर दें। कई बार उत्तर लेखन में हेडिंग, बार बार मैं आपसे इसीलिए बोलता हूं कि प्रश्न को बार बार पढ़ें। बार बार पढ़ने से मेरा मतलब यही होता है कि हेडिंग में मिस्टेक्स ना हो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेडिंग में एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। हालांकि निरंतरता और पारंपरिकता में यहां पर बहुत अंतर नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी और प्रश्न में आप स्पीड में लिखने के चलते पूरा जो प्रश्न पूछा कुछ और है, आप लिख कुछ और दें। इस बात को यहां से आप समझ सकते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं बार बार प्रश्न अवश्य पढ़ें। तो निरंतरता के तत्व क्या है? पितृसत्तात्मकता अभी भी बनी हुई है, मैंने बताया था सांस्कृतिक कोर है। तो आप उसको कैसे समझ सकते हैं पितृसत्तात्मकता को? दहेज प्रथा अभी भी चलती है,
विवाह पश्चात पुरुष के घर महिला का निवास, ये भी अभी भी चलता है, तो ये निरंतरता के तत्व है। दूसरा, तलाक अभी भी सामाजिक कलंक है भारत में और अलगाव प्रचलित होता है। ठीक है, अभी भी क्या होता है, तलाक बेसिकली लिया नहीं जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, अगर महिला पुरुष में ज्यादा झगड़ा हो रहा है, विवाद हो गया है, तो बेसिकली क्या होता है, दोनों अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन तलाक नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि सामाजिक रूप से इसको कलंक अभी भी माना जाता है। यानी ये एक आप कह सकते हैं पारंपरिकता या फिर निरंतरता का तथ्य है। ठीक है, कि पारंपरिक समाज में भी ऐसा होता था, अभी भी ऐसा ही होता है। तीसरा, सजातीयता। अभी भी आप देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 5% ही अंतरजातीय विवाह हुए हैं। ठीक है, अंतरजातीय अंतर धार्मिक विवाह, यानी हम कह सकते हैं जिसको सोशल मोबिलिटी, अभी भी बहुत अधिक नहीं मिलती है और ये निरंतरता का एक तत्व है। तो मैंने इन तीनों चीजों को बताया। अब मैं निष्कर्ष लिखूंगा, तो निष्कर्ष आप सांस्कृतिक कोर पे भी लिख सकते हैं कि वर्तमान में सांस्कृतिक कोर में परिवर्तन अधिक नहीं हुआ है, जबकि जो बाह्य है उसमें परिवर्तन के कारण विवाह संस्था में परिवर्तन दिखता है। आप ऐसे लिख सकते हैं। एक नए तरीके का मैंने लिखा है, इसको देखें। स्पष्ट है कि बढ़ते आधुनिकीकरण, स्त्री शिक्षा पर जोर आदि के कारण विवाह संस्था में परिवर्तन हुए हैं। मैंने बताया कि परिवर्तन इन कारणों से हुए हैं, परंतु अभी भी यह समाज की प्रमुख संस्था के रूप में निरंतरता बनाए हुए है। मैंने कहा कि भाई अभी भी यह विवाह जो है वह समाज का एक प्रमुख संस्था है और इस कारण से अभी भी यह निरंतर बना हुआ है। तो इस प्रकार मैं एक अच्छा निष्कर्ष भी कंप्लीट करता हूं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जैसा कि हम फिर से कहते हैं, अगर कोई पॉइंट्स छूट रहा हो तो आप खुद से इसको ऐड करें, आंसर को और इनरिच करें। बेसिकली जो हम आंसर डिस्कशन करते हैं ये एक बेंचमार्क है, न कि यही फाइनल सॉल्यूशन है। एक बेंचमार्क है, आप इससे अच्छा करने का प्रयास करें, न कि इससे खराब करने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान नहीं बल्कि समझ की परीक्षा है। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम रेगुलर, जैसे कई लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि सर 2 क्वेश्चन डिस्कशन करिए, 4 क्वेश्चन डिस्कशन करिए। प्रॉब्लम यही है दोस्तों कि जितनी मेहनत है, अगर उतना आउटपुट नहीं आता है तो आदमी वो काम नहीं कर पाता है। तो ये समस्या है। जैसे जैसे व्यूज बढ़ेंगे, लोगों का इंटरेस्ट आएगा, वैसे वैसे मैं प्रयास करूंगा और अधिक लेक्चर्स के साथ और इनोवेटिव चीजों के साथ आपके सामने आ सकूं। धन्यवाद।